कल्पना कीजिए कि एक 12 साल का लड़का है जिस उम्र में बच्चे खेल कूद रहे होते हैं। उस उम्र में इस लड़के के कंधों पर एक पूरे राज्य का बोझ आ गिरता है। हाँ, और उसके अपने ही रिश्तेदार उसकी जान के प्यासे बन जाते हैं। बिल्कुल। उसे अपने ही घर से निकाल दिया जाता है और वो दर-दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाता है। और कोई भी देखकर यही कहेगा कि इस लड़के की कहानी बस यहीं खत्म हो गई। पर इतिहास गवाह है कि यही लड़का आगे चलकर एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखता है जो आने वाली कई सदियों तक भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। सही कहा आपने। तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों का आज के इस विस्तृत अध्ययन सत्र में स्वागत है। आज हमारे पास जो ब्लैक बोर्ड नोट्स हैं वे इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से के हैं। यानी हम बात कर रहे हैं मुगल साम्राज्य की नींव और उसके शुरुआती संघर्ष की, बाबर से लेकर हुमायूं तक, 1526 से 1556 तक का दौर। हाँ, तो आज हम इन नोट्स को समझेंगे कैसे, क्योंकि सिर्फ रटने से तो काम चलेगा नहीं। देखिए, आज हम एक एक करके ब्लैक बोर्ड पर लिखे नोट्स को उसी क्रम में समझेंगे जैसा भी दिए गए हैं। हम केवल रटेंगे नहीं। बिल्कुल, इनके पीछे की कहानी और फ्लो चार्ट्स को हम डिकोड करेंगे ताकि परीक्षा के समय छात्र कुछ भी न भूलें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं महान योद्धाओं की विरासत से। किसी भी साम्राज्य को समझने से पहले उसके संस्थापक के डीएनए को समझना जरूरी है। सही बात है। तो ये जो पहला फ्लो चार्ट है महान योद्धाओं की विरासत वाला, इसे देखिए। पिता की ओर से ये तैमूर का वंशज था। अच्छा, तैमूर। हाँ, और माता की ओर से चंगेज खान का वंशज। बाप रे, यानी दोनों तरफ से दुनिया के सबसे खूंखार लड़ाके। बिल्कुल, इन दोनों से पिता उमर शेख मिर्जा और फिर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म होता है 14 फरवरी 1483 को फरगना में। ठीक है, और बाबर के बाद उनका बेटा हुमायूं, जिसका जन्म 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ। सही। अब इस फ्लोचार्ट की आखिरी पंक्ति पर ध्यान दीजिए। इसमें लिखा है कि बचपन से ही शासन और युद्ध की कठोर शिक्षा ने बाबर को एक अजेय योद्धा बनाया। पर मैं सोच रही थी कि जिसके खून में दुनिया के 2 सबसे बड़े लड़ाकों का डीएनए हो, उसका जीवन तो बहुत आसान रहा होगा ना? ऐसा लगता है, पर असलियत में ऐसा था नहीं। मतलब 12 साल की उम्र में फरगना की गद्दी संभालना इतना आसान नहीं था। बिल्कुल आसान नहीं था। अब इस दूसरे डायग्राम को देखिए जिसमें तीर बने हैं, समरकंद से काबुल तक। हाँ, देख रही हूँ। पहला पड़ाव है फरगना। जैसा आपने कहा, केवल 12 वर्ष की अल्पायु में उसने गद्दी संभाली। उसके बाद दूसरा पड़ाव आता है समरकंद, जहां उसने कई बार कब्जा करने का प्रयास किया। हाँ, पर हर बार असफलता ही हाथ लगी। फिर तीसरा पड़ाव देखिए 1504 में काबुल। सही जवाब। अंततः उसने काबुल पर सफलतापूर्वक अधिकार कर लिया और वहां से चौथा और अंतिम तीर जाता है भारत की ओर। भारत की ओर? क्योंकि मध्य एशिया में उसे स्थिरता नहीं मिल रही थी। वहां के लगातार संघर्षों ने उसे भारत की तरफ रुख करने पर मजबूर किया। तो मध्य एशिया की इस अस्थिरता ने बाबर को भारत की तरफ धकेला। हाँ। और यहीं से एक नई शुरुआत होती है, जिसे हम पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं, 1526 में। बिल्कुल। अब इस ब्लैक बोर्ड के चित्र को ध्यान से देखिए। एक तरफ बाबर की सेना खड़ी है और दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी की। हाँ, चित्र में दिख रहा है। पर इस चित्र में आपको आगे कुछ तोपें दिख रही होंगी। ये परीक्षा के नजरिए से बहुत खास है। तोपे यानी गन पाउडर का इस्तेमाल? हाँ, भारत के युद्ध इतिहास में ये पहली बार तोपों का इतना प्रभावी उपयोग था। और इसका परिणाम क्या हुआ? बाबर की ऐतिहासिक जीत और भारत में मुगल साम्राज्य की आधिकारिक स्थापना। वेट, ये तो वैसा ही हो गया जैसे तलवारों से लड़ने वाली सेना के सामने तोपें ले आना, जैसे साइकिल की रेस में कोई मोटरसाइकिल ले आए। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। लोधी के हाथी तोपों की आवाज से इतना डर गए थे कि अपनी ही सेना को कुचलने लगे। ओह वाओ! पर क्या सिर्फ एक युद्ध जीतने से पूरा उत्तर भारत उसकी मुट्ठी में आ गया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके लिए हमें ये साम्राज्य का विस्तार वाले 4 बॉक्स समझने होंगे, एक एक करके। ठीक है। पहला बॉक्स क्या कहता है? पहला है खानवा का युद्ध 1527 में। विपक्ष में थे महान राणा सांगा। अच्छा, राजपूतों के खिलाफ। हाँ, और इसका परिणाम ये हुआ कि राजपूत शक्ति पर बाबर ने निर्णायक विजय प्राप्त की। फिर आता है दूसरा बॉक्स, चंदेरी का युद्ध। ये 1528 में हुआ होगा। सही पकड़ा। इसमें विपक्ष में थे मेदिनी राय।
इसी जीत कर बाबर ने मालवा क्षेत्र में अपना नियंत्रण कर लिया। और तीसरा बॉक्स? तीसरा है 1529 का घाघरा का युद्ध। इसमें विपक्ष में अफगान शासक थे, तो इससे पूर्वी भारत में अफगान चुनौती भी समाप्त हो गई होगी। बिल्कुल। और इन सब के बाद अंतिम नीले बॉक्स का निष्कर्ष निकलता है कि उत्तर भारत में निर्विवाद मुगल सत्ता स्थापित हो गई। एग्जैक्टली। लगातार 4 साल 4 बड़े युद्ध। कमाल है। पर एक योद्धा जो लगातार इतने युद्ध लड़ रहा था, उसकी विरासत में सिर्फ तलवारें ही हैं क्या? यही तो सबसे रोचक बात है। बाबर सिर्फ एक लड़ाकू नहीं था, उसने कुछ ऐसी विरासतें भी छोड़ी हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं। जैसे कि ये वास्तुकला वाला चित्र एक द्वार जैसा बना है नोट्स में। हाँ, इसके बाईं ओर देखिए, लिखा है बाबरनामा जी। ये उसकी आत्मकथा है जो तुर्की भाषा में रची गई थी। तुर्की भाषा में, ये ध्यान रखने वाली बात है। बिल्कुल। और इसमें बाबर के जीवन, युद्धों और तत्कालीन भारत का सजीव वर्णन है। और इस द्वार की दाईं ओर क्या है? दाईं ओर है प्रशासन और वास्तुकला। उसने भारत में मुगल प्रशासन की नींव रखी, सेना में तोपखाने का एकीकरण किया और सबसे खास ज्यामितीय बाग बगीचे वाली 4 बाग शैली का विकास किया। 4 बाग शैली मतलब 4 हिस्सों में बटा हुआ बाग। हाँ, पानी की नहरों द्वारा बगीचे को 4 बराबर हिस्सों में बांटा जाता था। तो जो आदमी लगातार युद्ध लड़ रहा था, वो तुर्की में किताब भी लिख रहा था और गार्डन्स की डिजाइन भी बना रहा था। मल्टीटास्किंग की तो हद ही है। बिल्कुल। पर इस द्वार के नीचे का हिस्सा देखिए। 26 दिसंबर 1530 को आगरा में उसका निधन हो गया। हालांकि बाद में उसकी कब्र काबुल में बनाई गई। तो क्या बाबर के मरने पर उसके बेटे हुमायूं को एक पूरा सेटअप किया हुआ साम्राज्य मिला था? नहीं, यही तो समस्या थी। विरासत तो मिली, पर वो फूलों की सेज नहीं, कांटों भरा ताज थी। कांटों भरा ताज, ऐसा क्यों? अब इस तीसरे चक्र पर आइए। इसमें 1530 में हुमायूं के सम्राट बनने को दिखाया गया है, जिस पर 3 तरफ से तीर आ रहे हैं। ठीक है, पहला तीर कहाँ से आ रहा है? पहला तीर है आंतरिक विद्रोह। उसके अपने भाइयों का कामरान, हिंदान और अस्करी का कड़ा विरोध। इन्होंने साम्राज्य को बहुत अस्थिर किया। अच्छा, और दूसरा तीर? दूसरा तीर है बाहरी शत्रु, अफगान शक्तियों का, खासकर शेर शाह सूरी का बढ़ता हुआ प्रभाव। और तीसरा तीर क्या है? तीसरा तीर है प्रशासनिक शून्यता। बाबर को साम्राज्य संगठित करने का पर्याप्त समय ही नहीं मिला था। ये तो वैसा ही है जैसे आपको एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ बना दिया जाए। सही उदाहरण है। लेकिन कंपनी के अंदर आपके अपने ही भाई बगावत कर रहे हों और बाहर एक बहुत मजबूत प्रतिद्वंदी खड़ा हो, तो इस शेर शाह सूरी के साथ संघर्ष का परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम इस नीचे गिरते हुए लाल ग्राफ में दिखाया गया है। ये हुमायूं के पतन का दौर था। पतन का ग्राफ कहाँ से शुरू होता है ये? 1539 से। चौसा का युद्ध। इसमें हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच भीषण टक्कर हुई। और परिणाम? हुमायूं की करारी हार। उसके बाद ग्राफ और नीचे जाता है 1540 में। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। जी हाँ, इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने निर्णायक रूप से उसे हरा दिया। मुगल सेना पूरी तरह नष्ट हो गई। बाप रे, यानी सब खत्म? हाँ, ग्राफ का सबसे निचला हिस्सा देखिए। हुमायूं को अपनी गद्दी गंवाने पड़ी, उसे भारत छोड़कर भागना पड़ा और मुगल सत्ता का अस्थायी अंत हो गया। पर हम जानते हैं कि कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इतिहास में हुमायूं का कमबैक तो बहुत मशहूर है। बिल्कुल। अब अगले पन्ने पर चलते हैं। यहाँ एक लंबी यात्रा वाला फ्लो चार्ट है। इसके बाईं ओर ध्यान दीजिए। इसमें लिखा है 15 वर्षों का लंबा और कठिन निर्वासन काल। सही पढ़ा आपने। इन 15 सालों में वो दर-दर भटकता रहा, पर बीच में एक बहुत जरूरी मोड़ आता है। ईरान में शरण। ईरान में? यानी फारस में? हाँ, वहां के शासक शाह तहमास्प से उसने सैन्य और कूटनीतिक सहायता प्राप्त की और अपनी खोई हुई शक्ति को फिर से इकट्ठा किया। वहां से उसे नई सेना मिल गई। जी। फिर इस फ्लोचार्ट के दाईं ओर क्या है? दाईं ओर लिखा है सत्ता प्राप्ति। 1555 में सिकंदर सूरी को पराजित करके हुमायूं ने फिर से दिल्ली पर कब्जा किया। भारत में मुगल सत्ता की शानदार वापसी हुई। वाओ, 15 साल बाद अपनी खोई हुई गद्दी वापस पाना जी सच में किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। बिल्कुल नहीं। पर एक बात बताइए, क्या हुमायूं अपनी इस मेहनत का फल लंबे समय तक भोग पाया? दुर्भाग्य से नहीं।
इस आखिरी चित्र को देखिए, जिसमें कुछ सीढ़ियां और एक मकबरा बना है। सीढ़ियां क्या दर्शाती हैं? सीढ़ियां उसकी मृत्यु को दर्शाती हैं। 1556 में दिल्ली में अपने पुस्तकालय, जिसे शेर मंडल कहते थे, वहां की सीढ़ियों से गिरकर उसकी अचानक मृत्यु हो गई। ओह, तभी तो इतिहास में कहा गया है ना कि एक ऐसा शासक जो जीवन भर लड़खड़ाता रहा और अंततः लड़खड़ाकर ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। हाँ, और दाईं ओर का चित्र देखिए, ये हुमायूं का मकबरा है, जो दिल्ली में स्थित है। जी। इसे भारत का पहला भव्य मुगल मकबरा माना जाता है। इसे उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। ये लाल बलुआ पत्थर और चारबाग शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, तो अब जब हमने दोनों शासकों को पढ़ लिया है, तो क्या परीक्षा से ठीक पहले एक क्विक रिवीजन कर लें? बिल्कुल। यहाँ तुलनात्मक विश्लेषण वाली टेबल दी गई है, दोनों को आमने सामने रखकर समझते हैं। स्टार्ट करते हैं उनकी मूल भूमिका से। बाबर एक अजय विजेता और संस्थापक था, जबकि हुमायूं एक दृढ़ निश्चयी उत्तरजीवी यानी सर्वाइवर और पुनरुद्धारक था। और उनकी सबसे बड़ी चुनौतियां क्या थीं? बाबर के लिए विदेशी भूमि पर नई सत्ता स्थापित करना सबसे बड़ी चुनौती थी, पर हुमायूं के लिए उसके अपने भाइयों का धोखा और शेरशाह सूरी का उदय सबसे बड़ा खतरा था। युद्ध कौशल में तो दोनों अलग थे ही। बाबर के बारे में हमने देखा कि वो तोपखाने और नई सैन्य रणनीतियों का जनक था। हाँ, और हुमायूं सैन्य रूप से अस्थिर था और वो कूटनीति में सफल रहा, जैसे ईरान से गठबंधन करना। सांस्कृतिक योगदान भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ना? बहुत जरूरी है। बाबर ने बाबरनामा और चारबाग शैली दी, वहीं हुमायूं ने फारसी चित्रकला का भारत में प्रवेश कराया और मकबरे की वास्तुकला की प्रेरणा दी। समझ गए। चलिए, अब अंत में इन महत्वपूर्ण तथ्यों के 6 फ्लैश कार्ड्स या एग्जाम बूस्टर पॉइंट्स को एक सांस में स्पष्ट रूप से पढ़ लेते हैं। बिल्कुल, मैं ध्यान से सुन रही हूँ। पहला, संस्थापक बाबर, जो प्रथम शासक था। दूसरा, 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें तोपों का प्रयोग हुआ। तीसरा, मैं बोलूं, बाबरनामा, बाबर की तुर्की भाषा में आत्मकथा। सही है। चौथा, हुमायूं, मुगल साम्राज्य का दूसरा शासक। पांचवां, 15 वर्ष, हुमायूं का शेरशाह सूरी से हारने के बाद का निर्वासन काल। और छठवां पॉइंट, 1555 में दिल्ली पर पुनः अधिकार और 1556 में हुमायूं की मृत्यु। शाबाश, ये थे हमारे एग्जाम बूस्टर्स। बाबर ने मकान की नींव रखी थी, तो हुमायूं वो व्यक्ति था जिसने भूकंप यानी शेरशाह सूरी के बाद उस मकान को फिर से खड़ा किया। बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया आपने। तो मैं सभी सुनने वाले छात्रों को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि इस ब्लैक बोर्ड सत्र के बाद अब ये सारे तथ्य और घटनाक्रम आपके दिमाग में एक स्पष्ट कहानी की तरह छप गए होंगे। और जाने से पहले मैं छात्रों के लिए एक गहरा विचार छोड़कर जाना चाहूंगा। जरूर। हम अक्सर हुमायूं को उस कमजोर शासक के रूप में याद करते हैं जिसने साम्राज्य गंवा दिया था, लेकिन जरा सोचिए, अगर वो 15 साल ईरान के निर्वासन में न रहता और वहां की पारसी संस्कृति और वास्तुकला से प्रभावित न होता, हाँ, तो क्या भविष्य में मुगलों द्वारा बनाई गई ताजमहल जैसी भव्य इमारतें कभी वजूद में आ पाती? वाह, एक हार और निर्वासन ही आगे चलकर सबसे सुंदर कलाकृति का कारण बना। इस सवाल पर विचार करना तो बनता है। उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को इन ऐतिहासिक पन्नों की गहराई में उतरकर बहुत सी नई चीजें सीखने को मिली होंगी। पढ़ते रहिए और ऐसे ही सवाल पूछते रहिए। जरा कल्पना कीजिए कि एक 13 साल का लड़का है। अब इस उम्र में बच्चे आमतौर पर क्या करते हैं? खेलते हैं, स्कूल जाते हैं, लेकिन इस लड़के को अचानक खबर मिलती है कि सीढ़ियों से गिरकर उसके पिता की मृत्यु हो गई है। बहुत ही भयानक स्थिति। बिल्कुल। और रातों रात उस किशोर के कंधों पर एक पूरे साम्राज्य का बोझ आ जाता है। एक ऐसा साम्राज्य जो हर तरफ से दुश्मनों से घिरा है, खजाना पूरी तरह खाली है और अपने ही सिपह सालार सत्ता हथियाने की ताक में है। सही कहा, और सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? एकदम फिल्म जैसी कहानी। लेकिन 1556 में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के साथ ठीक यही हुआ था। तो इस विशेष डीप डाइव में सबका स्वागत है। आज का हमारा मिशन बहुत ही खास है। हम एक बहुत ही शानदार स्टडी नोट्स का विश्लेषण करने वाले हैं, जिसका विषय है अकबर, एक साम्राज्य की वास्तुकला। और ये नोट्स विशेष रूप से उन लोगों के लिए तैयार किए गए हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, रेलवे या राज्य स्तरीय परीक्षाएं।
हाँ, और इसीलिए आज की ये गहन चर्चा किसी आम बातचीत जैसी नहीं होगी। ये एक मास्टर क्लास की तरह होगी। हम इन नोट्स को बिल्कुल उसी क्रम में डिकोड करेंगे जैसे कोई अनुभवी शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर एक एक पॉइंट समझाता है। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, इतिहास के ये पन्ने केवल रट्टा मारने के लिए नहीं होते। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में लोग बस तारीखें और नाम याद कर लेते हैं। जो कि बहुत बोरिंग हो जाता है। एकदम। लेकिन जब तक हम इन तथ्यों के पीछे की कहानी, उनके कारणों और रणनीतियों को नहीं समझेंगे, तब तक वो बस एक सूखा पुलिंदा लगेंगे। किसी भी साम्राज्य की वास्तुकला सिर्फ ईंट पत्थरों से नहीं बनती, उसकी रणनीति बहुत गहरी होती है। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए नोट्स के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। यहाँ शासक के परिचय और गद्दी पर बैठने की बात है। पूरा नाम लिखा है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, मुगल साम्राज्य का तीसरा और सबसे महान शासक। बिल्कुल। जन्म 15 अक्टूबर 1542, अमरकोट में। पिता हुमायूं। ये बेसिक फैक्ट्स हैं जो सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। हाँ, और आगे लिखा है कि 1556 में हुमायूं की मृत्यु के बाद मात्र 13 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठना और बैरम खान द्वारा शासन की देखरेख। अब मैं सोच रही थी कि इसे हम आज की दुनिया से कैसे जोड़ें। ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी डूबती हुई कंपनी का 13 साल का सीईओ बना दिया जाए। ये बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। एक 13 साल का सीईओ जिसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि इतनी बड़ी मशीनरी कैसे चलती है। हाँ, और उसे संभालने के लिए एक गार्डियन या कहें कि एक कड़क बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जरूरत पड़ी, जो यहाँ बैरम खान थे। बिल्कुल। और नोट्स में जो तीसरा और सबसे महान लिखा है, इस पर ध्यान देना जरूरी है। बाबर ने पानीपत में बस नींव रखी थी, हुमायूं तो अपनी पूरी जिंदगी भागता ही रहा। मतलब जब अकबर गद्दी पर बैठा तब मुगल सत्ता का कोई स्थायी ढांचा था ही नहीं। तो मतलब वो एक बहुत ही कमजोर स्थिति में थे उस वक्त। बहुत ज्यादा। मुगल साम्राज्य उस समय कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं था, बस एक अस्थिर राज्य था। इसीलिए बैरम खान का जिक्र यहाँ इतना महत्वपूर्ण है। बैरम खान सिर्फ एक सहारा नहीं थे। तो वो क्या थे? मतलब क्या वो सच में मुगलों को बचाने वाले थे? बिल्कुल। देखिए, एक 13 साल का बच्चा राजा बन जाए तो वो कमजोरी का प्रतीक होता है। दरबार के अंदर वाले और बाहर के दुश्मन सब फायदा उठाना चाहते हैं। ऐसे में बैरम खान एक सैन्य ढाल बनकर खड़े हुए। उनकी सख्त जरूरत थी ताकि साम्राज्य बिखर न जाए। लेकिन एक सवाल है, बैरम खान के बिना भी तो सत्ता संभाली जा सकती थी। इतिहास में कुछ युवा शासकों ने ऐसा किया भी है। उस समय की परिस्थितियां वैसी नहीं थीं। अफगान अभी भी मुगलों को भारत से बाहर फेंकने की पूरी तैयारी में थे। और जैसे ही हुमायूं की मौत की खबर फैली, विद्रोह शुरू हो गए थे। उस समय बैरम खान का कड़ा नियंत्रण कोई विकल्प नहीं था, वो एक रणनीतिक मजबूरी थी। अच्छा, मतलब वो अस्तित्व की लड़ाई थी। और यही हमें नोट्स के अगले हिस्से यानी सेक्शन 2 पर ले जाता है, प्रमुख युद्ध। क्योंकि जाहिर है जब वजूद खतरे में हो तो युद्ध तो होंगे ही। बिल्कुल। बिना युद्ध के सत्ता बची नहीं सकती थी। तो इसमें पहला बड़ा नाम है पानीपत का द्वितीय युद्ध, अकबर और हेमू के बीच। हाँ, और परिणाम में साफ लिखा है अकबर की जीत और मुगल सत्ता की मजबूती। अब हेमू भी तो कोई छोटा मोटा विद्रोही नहीं था। अरे नहीं, हेमू तो बहुत ही शक्तिशाली था। उसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और खुद को विक्रमादित्य घोषित कर दिया था। उस समय मुगल सेना बहुत डरी हुई थी। तो ये जीत इतनी अहम क्यों थी? क्योंकि अगर मुगल वो युद्ध हार जाते तो शायद भारत में मुगलों का इतिहास वहीं 1556 में खत्म हो जाता। पानीपत का द्वितीय युद्ध जीतने के बाद मनोवैज्ञानिक रूप से यह साबित हो गया कि मुगल अब कोई बाहरी लुटेरे नहीं है, वो एक स्थायी सत्ता बनने जा रहे हैं। समझ गई। ये तो सत्ता बचाने की बात हुई। अब नोट्स में विस्तार की बात है, जहां एक और बहुत ही मशहूर युद्ध का जिक्र है, हल्दी घाटी का युद्ध। हाँ, महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच। हाँ, लेकिन इसके जो परिणाम नोट्स में लिखे हैं वो मुझे थोड़ा उलझा रहे हैं। इसमें लिखा है कोई निर्णायक विजय नहीं, लेकिन मुगलों का प्रभाव बढ़ा। अब एक बात बताइए, अगर मैदान में कोई साफ जीत नहीं मिली तो मुगलों का प्रभाव कैसे बढ़ सकता है? ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? परीक्षा के नजरिए से ये बहुत ही शानदार सवाल है। देखिए, मध्यकालीन युद्ध सिर्फ हार या जीत नहीं होते थे। इसे वॉर ऑफ एट्रिशन यानी दबाव का युद्ध कहते हैं। दबाव का युद्ध मतलब ये कि जब एक बहुत बड़ी सेना किसी इलाके में घुसकर लगातार वहां टिकी रहती है, तो भले ही वो राजा को पकड़ ना पाए, लेकिन वो वहां के व्यापारिक मार्गों, अर्थव्यवस्था
और चौकियों पर कब्जा कर लेती है। हल्दी घाटी के बाद मुगलों ने मेवाड़ के बड़े हिस्सों पर यही किया। ओहो, मतलब जमीन पर पूरी तरह कब्जा ना होने के बावजूद उस पूरे इलाके की जो सप्लाई चेन और व्यवस्था थी, उस पर मुगलों का शिकंजा कस गया था। एकदम सही। और इसी से स्थानीय शासकों पर आर्थिक और मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता है, जिससे साम्राज्य का प्रभाव अघोषित रूप से बढ़ जाता है। एग्जाम में यही कॉन्सेप्ट काम आता है कि बिना जीते भी प्रभाव कैसे बढ़ता है। बहुत खूब। अब युद्धों से सीमाएं तो फैल गईं, लेकिन इतने बड़े साम्राज्य को सिर्फ तलवार के डर से तो नहीं चलाया जा सकता है ना। बिल्कुल नहीं, उसके लिए एक मशीनरी चाहिए होती है। और यही है हमारा सेक्शन 3, प्रशासनिक व्यवस्था। नोट्स कहते हैं कि एक मजबूत प्रशासन का निर्माण किया गया। इसमें 2 बड़ी प्रणालियों का नाम है मनसबदारी प्रणाली और दहसाला प्रणाली। और एक और अहम पॉइंट है, योग्यता के आधार पर पद देना, धर्म नहीं देखा गया। ये वो हिस्सा है जहां से अकबर सिर्फ एक शासक से महान प्रशासक बना। मनसबदारी व्यवस्था को समझे बिना मुगल प्रशासन को नहीं समझा जा सकता। तो इसे आज के संदर्भ में कैसे समझें? क्या मैं इसे एक आधुनिक कॉर्पोरेट रैंकिंग और एचआर सिस्टम मान सकती हूँ? हाँ, ये एक बहुत सटीक तुलना है। मनसब एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है रैंक या पद। हर अधिकारी को एक रैंक दी जाती थी, जिससे तय होता था कि उसकी सैलरी क्या होगी और उसे कितने सैनिक रखने होंगे। लेकिन ये तो पुरानी जागीरदारी व्यवस्था जैसा ही लग रहा है। इसमें नया क्या था? सबसे बड़ा अंतर ये था कि ये पद वंशानुगत नहीं था। मतलब पिता के बाद बेटे को नहीं मिलता था? बिल्कुल नहीं। अधिकारी के मृत्यु के बाद पद और संपत्ति सीधे सम्राट के पास वापस आ जाती थी। इससे हुआ ये कि कोई भी अधिकारी इतना ताकतवर नहीं हो पाता था कि वो राजा के खिलाफ बगावत कर दे। सब सीधे केंद्र सरकार के अधीन थे। वाह, ये तो बहुत ही स्मार्ट एचआर पॉलिसी थी। और ये दहसाला प्रणाली क्या थी? मुझे लगता है ये किसी तरह का टैक्स कैलकुलेशन सिस्टम था। हाँ, ये पूरी तरह से राजस्व या टैक्स की व्यवस्था थी। द का मतलब होता है 10। अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल ने से बनाया था। पहले हर साल फसल देखकर टैक्स तय होता था, जो बहुत सिरदर्द वाला काम था। कभी फसल अच्छी हुई, कभी खराब। सही कहा। इसलिए टोडरमल ने पिछले 10 सालों की पैदावार का एक औसत निकाला और उसके हिसाब से टैक्स तय कर दिया। इससे राज्य को भी पता होता था कि कितनी कमाई होगी और किसानों को भी पता होता था कि उन्हें कितना देना है। और शायद इससे सूखे या अकाल के समय भी राहत देने में आसानी होती होगी। बिल्कुल, यह बहुत वैज्ञानिक तरीका था। और इसी सेक्शन में एक पॉइंट जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा, वो है योग्यता के आधार पर पद देना। मतलब 16वीं सेंचुरी में जब पूरी दुनिया में धर्म के नाम पर लड़ाइयां हो रही थीं, तब धर्म को दरकिनार करके सिर्फ टैलेंट देखना, क्या ये सच में इतना क्रांतिकारी नहीं था? ये बहुत बड़ा कदम था। देखिए, एक अल्पसंख्यक मुस्लिम शासक वर्ग बहुसंख्यक हिंदू आबादी पर राज कर रहा था। वो सिर्फ अपने लोगों के भरोसे इतने बड़े देश को नहीं चला सकते थे। तो उन्हें स्थानीय लोगों का सपोर्ट चाहिए था। बिल्कुल, इसलिए राजपूतों और योग्य स्थानीय लोगों को ऊंचे मनसब दिए गए। जो टैलेंटेड था उसे नौकरी मिली। इससे विद्रोह कम हुए और वफादारी बढ़ी। क्या बात है। और ये वफादारी और धर्म की बात हमें सेक्शन 4 पर ले आती है, धार्मिक नीति और 9 रत्न। यहाँ नोट्स में धार्मिक सहिष्णुता, सभी धर्मों का सम्मान और जजिया कर हटाना लिखा है। जजिया एक बहुत बड़ा मुद्दा था। हाँ, और इसके साथ ही 1582 में दीन ए इलाही की शुरुआत का जिक्र है। और फिर आते हैं 9 रत्न, यानी 9 प्रसिद्ध विद्वान, बीरबल, तानसेन, टोडरमल, अबुल फजल। अब मेरा सवाल ये है कि एक तरफ राजा युद्ध लड़ रहा है और दूसरी तरफ जजिया हटा रहा है, दीन ए इलाही ला रहा है। क्या ये सिर्फ एक राजनैतिक चाल थी? देखिए, जजिया गैर मुस्लिमों पर लगने वाला टैक्स था। इसे हटाकर आर्थिक नुकसान तो हुआ, लेकिन राजनीतिक फायदा बहुत बड़ा था। बहुसंख्यक आबादी को लगा कि अब हम भी साम्राज्य के बराबर के नागरिक हैं। मतलब पैसे से ज्यादा स्थिरता जरूरी थी। बिल्कुल। और जहां तक दीन ए इलाही की बात है, लोगों में एक भ्रांति है कि ये कोई नया धर्म था जिसे जबरदस्ती थोपा गया। ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, तो फिर ये क्या था? नोट्स में तो इसके शुरू होने की बात है। तो ये दरबारी खास लोगों के लिए एक आचार संहिता थी, एक आध्यात्मिक भाईचारा। इसका मकसद सिर्फ दरबार में अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच के मनमुटाव को खत्म करना और सम्राट के प्रति निष्ठा बढ़ाना था। तो ये एक वैचारिक धागे से सबको बांधने का तरीका था। और मुझे लगता है कि 9 रत्न भी इसी नीति का हिस्सा थे। एकदम सही। कोई भी विशाल साम्राज्य सिर्फ तलवार से नहीं चलता, उसे सांस्कृतिक एकता चाहिए।
टोडरमल जैसे वित्त मंत्री और अबुल फजल जैसे लेखक तो जरूरी हैं ही। लेकिन तानसेन जैसे संगीतकार और बीरबल जैसे सलाहकार को इतने ऊंचे ओहदे पर रखना? यही तो सॉफ्ट पावर है। जब आपके दरबार में देश के सर्वश्रेष्ठ कवि, संगीतकार और विद्वान बैठते हैं, तो वो दरबार सिर्फ सत्ता का केंद्र नहीं, संस्कृति का केंद्र बन जाता है। ये जनता को दिखाता है कि साम्राज्य कला का भी सम्मान करता है। बहुत ही शानदार रणनीति। और कला की बात करें तो सेक्शन 5 पूरा इसी पर है। निर्माण कार्य, प्रमुख ग्रंथ और मृत्यु। यहाँ फतेहपुर सीकरी का निर्माण, कई किलों और मस्जिदों का जिक्र है। फतेहपुर सीकरी अपने आप में एक अजूबा है। और प्रमुख ग्रंथ में अकबरनामा का नाम है, जो अबुल फजल ने लिखा था। एक बात सोचिए, अगर ये अकबरनामा न होता तो आज हमारे पास प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये नोट्स ही नहीं होते। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सच है। बिना अकबरनामा के हमें इतनी बारीक जानकारी कभी नहीं मिलती। तो ये जो लाल पत्थर से पूरी की पूरी राजधानी बना दी गई, फतेहपुर सीकरी, ये सिर्फ रहने के लिए तो नहीं बनाई गई होगी। वास्तुकला हमेशा शक्ति का प्रदर्शन होती है। जब कोई राजा नई राजधानी बनाता है तो वो दुनिया को अपनी दौलत और स्थिरता दिखाता है। वो बताता है कि हम यहाँ टिकने आए हैं। फतेहपुर सीकरी का हर हिस्सा उसी शक्ति का प्रतीक था। और अकबरनामा के जरिए उस शक्ति को पन्नों पर भी अमर कर दिया गया। बिल्कुल, इतिहास तो वही है जो लिख दिया जाता है। अबुल फजल ने प्रशासन का ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया जो आज तक हम पढ़ रहे हैं। और ये हिस्सा 1605 में आगरा में मृत्यु के साथ खत्म होता है। 1556 से 1605, 13 साल के डरे हुए लड़के से एक महान साम्राज्य के निर्माता तक का सफर। एक बहुत ही लंबा और ऐतिहासिक शासनकाल। हाँ, अब हम इस चर्चा के आखिरी हिस्से यानी सेक्शन 6 पर आते हैं। ये है महत्वपूर्ण तथ्य, या कहें तो एग्जाम बूस्टर। ये त्वरित पुनरावृत्ति के लिए है ताकि लंबे विवरणों में वो कीवर्ड्स न छूट जाएं जो सीधे परीक्षा में आते हैं। और ये कीवर्ड्स बहुत स्कोरिंग होते हैं। तो मैं एक एक करके इन्हें पढ़ती हूँ। पहला, सबसे महान मुगल शासक, जो इस बात की पुष्टि है कि उनका बनाया ढांचा सदियों तक टिका। दूसरा, 13 साल की उम्र में गद्दी। हाँ, इसमें बैरम खां का नाम याद रखना जरूरी है, जिन्होंने शुरुआती दौर में मुगल सत्ता को बचाया। तीसरा पॉइंट, दीने इलाही शुरू किया। यहाँ साल 1582 याद रखना है और ये समझना है कि ये सहिष्णुता की नीति थी, कोई नया धर्म नहीं। बिल्कुल। और चौथा है नवरत्न दरबार, जो साम्राज्य की सांस्कृतिक एकता और विविधता का प्रतीक है। और आखिरी मुख्य बिंदु, प्रशासनिक सुधार, जिसमें मनसबदारी और दहसाला प्रणाली सबसे अहम है। इन्हीं की वजह से साम्राज्य सुचारू रूप से चल पाया। तो हम आज की इस गहन चर्चा में मैं बहुत ही उत्साहित हूँ। हाँ, मैं भी। क्योंकि आज हमारे सामने ना द टॉपर्स रिवीजन नोटबुक के कुछ बहुत ही शानदार पन्ने रखे हुए हैं। जी बिल्कुल। और आज का जो विषय है वो है मुगल सम्राट जहांगीर। तो हमारा मिशन एकदम साफ है आज। हाँ, बिल्कुल साफ है। हम इन नोट्स को ना एक अनुभवी शिक्षक की तरह, जैसे ब्लैक बोर्ड पर समझाते हैं ना, वैसे ही समझेंगे। जी। मतलब हम इन नोट्स को एकदम लाइन दर लाइन और टॉपिक दर टॉपिक डिकोड करेंगे, ताकि जो भी विद्यार्थी एसएससी, रेलवे या स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके दिमाग में ना एक एक बात एकदम छप जाए। बिल्कुल। और मेरी शांत और विश्लेषणात्मक आवाज में मैं ये पुष्टि करना चाहूंगी कि परीक्षा के नजरिए से ना ये चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जी। क्योंकि इसमें वो सारे कीवर्ड्स हैं जो सीधे एग्जाम्स में आते हैं। सही कहा। तो चलिए अब इसे खोलकर देखते हैं। जी बिल्कुल, शुरू करते हैं। सबसे पहली हेडिंग जो यहाँ नोट्स में है वो है जहांगीर एक परिचय। और इसमें जो पहला पॉइंट कवर किया गया है वो है असली नाम। जी। यहाँ लिखा है असली नाम नूरुद्दीन मोहम्मद। जी। और ब्रैकेट में लिखा है सलीम। हाँ, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारे स्कूल का नाम और घर का नाम अलग होता है ना। बिल्कुल, एकदम सही उदाहरण दिया आपने। हाँ, तो वैसे ही इनका असली नाम नूरुद्दीन मोहम्मद था, लेकिन ब्रैकेट में जो ये सलीम लिखा है ना, वो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। हाँ, सलीम नाम बहुत अहम है। और अगर हम अगले बुलेट पॉइंट्स की तरफ बढ़ें तो एक शिक्षक की तरह मैं समझाना चाहूंगी कि इनके पिता थे मुगल सम्राट अकबर। अकबर, जी। हाँ, और इसके ठीक नीचे नोट्स में ना एक नीचे की ओर इशारा करता हुआ तीर बना है। अच्छा, वो एरो जो जन्म की तरफ जा रहा है। जी बिल्कुल, वो एरो सीधा जन्म वाले बॉक्स की ओर ले जाता है। इस बॉक्स में तो दो बातें बहुत स्पष्ट लिखी हैं कि बॉक्स में तारीख दी गई है 31 अगस्त 1569।
31 अगस्त 1569। जी, और स्थान लिखा है फतेहपुर सीकरी। तो यहाँ ना मैं जोर देकर कहना चाहूंगी कि तारीख और स्थान दोनों याद रखने हैं। बिल्कुल, तारीख और स्थान दोनों को एक साथ याद रखना परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, मतलब 1569 और फतेहपुर सीकरी। अब कालक्रम में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जी। अगली हेडिंग है यहाँ पर गद्दी पर बैठना और विद्रोह। ये बहुत दिलचस्प हिस्सा है। हाँ, और यहाँ नोट्स में जो फ्लो लिखा है ना, वो ऐसे 1605 ब्रैकेट में अकबर की मृत्यु जी, और फिर एरो बना के लिखा है जहांगीर सम्राट बना। बिल्कुल। तो सत्ता संभालते ही मतलब 1505 के समय की बात है ये। पहले बुलेट पॉइंट में साफ लिखा है कि सत्ता संभालते ही उसने कई विद्रोहों को दबाया। और यहाँ एक पॉइंट है जिसके आगे विशेष लिखा है। जी, यह सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि उसे अपनों का ही सामना करना पड़ा, मतलब बाहर के दुश्मन नहीं। हाँ, एकदम सही बात है। नोट्स के आधार पे अगर हम देखें तो जहांगीर ने ना अपने ही पुत्र के विद्रोह को कुचल दिया था। अरे बाप रे! अपने ही बेटे के। क्या नाम था उसका? जी, उसका नाम था खुसरो का विद्रोह। अच्छा, खुसरो। हाँ, और मैं बता दूं कि ये पॉइंट परीक्षा के लिए ना एक बहुत बड़ा कीवर्ड है। अक्सर पूछा जाता है कि किस मुगल सम्राट ने अपने बेटे का विद्रोह दबाया था। तो जवाब होगा जहांगीर। बिल्कुल सही। ठीक है। अब नोट्स में ना एक विशेष बॉक्स की तरफ मेरा ध्यान जा रहा है। अच्छा, कौन सा बॉक्स? ये जो पेज के बीच में है, इसमें एक तराजू का चित्र बना हुआ है। ओहो, हाँ हाँ। और इसकी हेडिंग है न्याय की नीति। जी, ये बहुत ही मशहूर नीति है। इस बॉक्स में अगर आप देखें तो 3 तीर यानी एरोज बने हुए हैं। हाँ, 3 तीर दिख रहे हैं। मैं एक एक करके समझाती हूँ। पहला तीर ये बताता है कि जहांगीर को ना एक अत्यंत न्यायप्रिय शासक माना जाता है। न्यायप्रिय शासक? जी, और जो दूसरा तीर है वो बताता है कि उसने एक जंजीर लगवाई थी जिसे कहते हैं जंजीरे अदल। जंजीरे अदल मतलब न्याय की जंजीर। बिल्कुल, न्याय की जंजीर। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है ना, वो है तीसरे तीर के पास। अच्छा, क्या है वो दिलचस्प बात? वो है इसका उद्देश्य। उद्देश्य ये था कि कोई भी व्यक्ति मतलब कोई भी आम नागरिक सीधे सम्राट से न्याय मांग सकता था। अरे वाह! मतलब बीच के मंत्रियों की जरूरत नहीं, सीधा सम्राट से संपर्क। हाँ जी, एक आम इंसान और सम्राट के बीच न्याय के लिए सीधा संपर्क स्थापित किया गया था। ये उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। वाकई। अच्छा, अब अगली महत्वपूर्ण हेडिंग पर जाते हैं, नूरजहां का प्रभाव। जी, नूरजहां का प्रभाव। पर मेरा एक सवाल है, नोट्स में एक शब्द को लाल रंग से गोल क्यों किया गया है, मतलब रेड सर्कल क्यों है? हाँ, मैं उस लाल घेरे का राज अभी खुलती हूँ। पहले हम क्रम से बुलेट पॉइंट्स को समझते हैं। ठीक है, बताइए। पहला बुलेट पॉइंट कहता है कि जहांगीर की पत्नी नूरजहां का शासन पर बहुत प्रभाव था। बहुत ज्यादा प्रभाव था। जी, और दूसरा पॉइंट बताता है कि शासन के कई महत्वपूर्ण निर्णय ना नूरजहां के प्रभाव में लिए गए थे। अच्छा, मतलब फैसले वो ले रही थी। बिल्कुल। और अब आते हैं उस लाल घेरे वाले शब्द पर। इस पूरे प्रशासनिक प्रभाव को इतिहास में ना नूरजहां झुंटा कहा जाता है। ओहो, नूरजहां जुंटा। जी हाँ, मैं सभी विद्यार्थियों को यही सलाह दूंगी कि इस जुंटा शब्द को ना एकदम रट लें। ये परीक्षा में पक्का टकराएगा। जुंटा, ठीक है, दिमाग में छप गया। बहुत बढ़िया। अब पेज के दूसरे हिस्से में चलते हैं। यहाँ ब्रिटेन के झंडे वाला एक आइकॉन बना हुआ है। जी, वो बहुत ही अहम हिस्सा है। और इसकी हेडिंग है अंग्रेजों का आगमन। तो ये तो इतिहास का वो टर्निंग पॉइंट है ना, जो आगे चलकर सब कुछ बदलने वाला था। बिल्कुल सही कहा आपने। पूरा इतिहास पलट गया इसके बाद। हाँ, तो इसे कैसे समझें? इस फ्लो चार्ट को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जी। सबसे पहले तीर के पास लिखा है कि जहांगीर के समय सर थॉमस रो भारत आया। सर थॉमस रो। हाँ, और ब्रैकेट में जो जानकारी दी है उसे ध्यान से देखिए। वो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का दूत था। अच्छा, राजा जेम्स प्रथम का दूत बन के आया था। जी, और अब इस फ्लोचार्ट में नीचे जाते हुए तीर को देखिए। हाँ, नीचे एक एरो है जिसपे परिणाम लिखा है। बिल्कुल, और इसका परिणाम क्या स्पष्ट किया गया है? इससे भारत में अंग्रेजों के व्यापार की शुरुआत हुई। व्यापार की शुरुआत। और फिर तो क्या हुआ, ये हम सब जानते हैं। हाँ जी, यही वो नींव थी जिसने सब बदल दिया। ठीक है, अब ये तो हो गई राजनीति और व्यापार की बात। अब कला और संस्कृति हेडिंग पर आते हैं। यहाँ नोट्स में ना एक शब्द पर बहुत जोर दिया गया है, मिनिएचर पेंटिंग।
जी, मिनिएचर पेंटिंग यानी सूक्ष्म चित्रकला। हाँ, तो इसका क्या महत्व है जहांगीर के काल में? मैं इसके तीनों बुलेट पॉइंट्स को डिकोड करती हूँ। पहला पॉइंट है कि जहांगीर के समय में चित्रकला, विशेष रूप से मिनिएचर पेंटिंग का बहुत ज्यादा विकास हुआ। सबसे ज्यादा विकास इसी के समय हुआ। बिल्कुल। दूसरा पॉइंट बताता है कि जहांगीर को खुद प्रकृति, जानवरों और चित्रकला में विशेष रुचि थी। अच्छा, मतलब उसे जानवरों और प्रकृति से लगाव था। जी, बहुत लगाव था। और तीसरा पॉइंट सबसे अहम है, इन चित्रों पर ना यूरोपीय कला का भी प्रभाव दिखता है। ओहो, यूरोपीय कला का प्रभाव। मतलब जो अंग्रेज और पुर्तगाली आ रहे थे, उनका असर पेंटिंग्स पर भी हो रहा था। एकदम सही। उनकी तकनीकें भारतीय चित्रकला में शामिल हो रही थीं। क्या बात है। अब कला से आगे बढ़ते हुए एक नए बॉक्स की तरफ चलते हैं। जी। यहाँ लिखा है आत्मकथा। तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा भी लिखी थी? जी हाँ, बिल्कुल लिखी थी, और इस आत्मकथा का नाम है तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी। नाम थोड़ा मुश्किल है पर याद रखना होगा। हाँ, एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। और इसका विषय क्या था? इसमें जहांगीर के शासन और उसके व्यक्तिगत जीवन का बहुत ही बारीकी से वर्णन है। अच्छा, मतलब सिर्फ राजकाज नहीं, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी लिखा था उसने। बिल्कुल। ठीक है, तो अब हम नोट्स के बिल्कुल आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं। जी। यहाँ कालक्रम का अंत करते हुए पढ़ता हूँ। लिखा है मृत्यु वर्ष 1627 1627। और स्थान लिखा है लाहौर के पास। तो इस सब का अर्थ क्या है? मतलब पूरी चर्चा को समेटने के लिए या नीचे एक महत्वपूर्ण तथ्य या एग्जाम बूस्टर बॉक्स दिया हुआ है। हाँ, तो एक बेहतरीन शिक्षक की तरह मैं अब इस एग्जाम बूस्टर बॉक्स के 5 टिक मार्क वाले पॉइंट्स का ना एक रैपिड फायर रिवीजन करवाती हूँ। अरे वाह, रैपिड फायर। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, असली नाम। सलीम। बिल्कुल। दूसरा पॉइंट, न्याय का प्रतीक। न्याय की जंजीर, जिसे जंजीरे अदल भी कहते हैं। एकदम सही। तीसरा पॉइंट, प्रशासनिक प्रभाव। ये वो लाल घेरे वाला शब्द, नूरजहां का प्रभाव यानी कुंटा। जी, नूरजहां जुंटा। चौथा पॉइंट, विदेशी यात्री। ये था अंग्रेजों का आगमन और नाम था सर थॉमस रो। बहुत बढ़िया। और आखिरी 5वां पॉइंट, सांस्कृतिक योगदान। चित्रकला का सर्वाधिक विकास, खासतौर पर मिनिएचर पेंटिंग। बिल्कुल सही। तो ये 5 पॉइंट्स एकदम पक्के हो गए। तो इन नोट्स ने ना जहांगीर के पूरे शासनकाल को कितने बेहतरीन तरीके से एक फ्लो में परो दिया है। जी, यही तो इन टॉपर्स नोट्स की खासियत है। आज के इस डीप डाइव में ना हम मुगल इतिहास के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को देखने वाले हैं। बिल्कुल। और आज के जो सोर्सेस हैं हमारे पास, वो एकदम सटीक, पॉइंट वाइज और स्पेशली एग्जाम की दृष्टि से तैयार किए गए नोट्स हैं। हाँ, और हमारा मिशन भी एकदम क्लियर है आज। हमें इन नोट्स को ना एक अनुभवी टीचर की तरह लाइन बाय लाइन समझना है। एकदम सही। हमें हर एक पॉइंट को डिकोड करना है ताकि जो भी इस चर्चा को सुन रहा है उसे हर एक फैक्ट और तारीख दिमाग में बैठ जाए। बिल्कुल। तो चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। मुझे इन नोट्स की बनावट बहुत अच्छी लगी। मतलब कैसे इन्होंने इतने मुश्किल इतिहास को एकदम सिंपल बुलेट पॉइंट्स में बांट दिया है। हाँ, और इतिहास को इस तरह क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने का फायदा भी है। इससे ना सिर्फ फैक्ट्स याद रहते हैं बल्कि घटनाओं के बीच का कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और प्रभाव भी अच्छे से समझ में आता है। तो कहानी की शुरुआत बिल्कुल बेसिक बातों से होती है कि जिस सम्राट को आज दुनिया शाहजहां के नाम से जानती है, उसकी जड़ें कहाँ थीं। नोट्स का पहला बुलेट पॉइंट कहता है कि शाहजहां का असली नाम खुर्रम था। जी, खुर्रम। और वो मुगल सम्राट जहांगीर का पुत्र था। नोट्स में जन्म की जो डिटेल दी है वो है 5 जनवरी 1592 और स्थान है लाहौर। देखो, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि 1592 के समय लाहौर मुगल साम्राज्य का एक बहुत बड़ा और क्रिटिकल सेंटर हुआ करता था। अच्छा। हाँ, और आगे नोट्स बताते हैं कि वो गद्दी पर कब बैठा। 1627 में जहांगीर की मृत्यु के बाद खुर्रम सम्राट बना। पर गद्दी पर बैठना इतना आसान तो नहीं था, है ना? क्योंकि नोट्स की अगली लाइन बड़ी खतरनाक है। इसमें लिखा है, सत्ता पाने के लिए उसने अपने सभी प्रतिद्वंदियों को हराया। बिल्कुल। मतलब ये तो किसी मॉडर्न सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कंपटीशन जैसा लग रहा है, जहां सत्ता सीधे हाथ में नहीं आती बल्कि खून बहाकर हासिल करनी पड़ती है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। 1627 में जहांगीर की मृत्यु एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि एक कड़े संघर्ष और अपने ही परिवार वालों को हराने के बाद ही खुर्रम सत्ता पर काबिज हो पाया। और फिर यही सत्ता आगे चल के स्वर्ण युग में बदल गई। क्योंकि नोट्स का अगला महत्वपूर्ण तथ्य यही कहता है
कि इसके शासनकाल को मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है। हाँ, और इसी स्वर्ण युग का सबसे बड़ा सबूत है उनका निर्माण कार्य। वास्तुकला। जी, सत्ता सुरक्षित करने के बाद एक सम्राट अपनी पावर कैसे दिखाता है? वास्तुकला से। तो हमारा अगला सेक्शन इसी बारे में है। सही बात है। नोट्स में स्पष्ट लिखा है कि शाहजहां को वास्तुकला का महान संरक्षक माना जाता है और प्रमुख निर्माण कार्यों में 3 बड़े नाम हैं: लाल किला, जामा मस्जिद और ताजमहल। और ताजमहल वाले हिस्से में नोट्स में एक बहुत ही खास विशेष बॉक्स दिया गया है। हाँ, मुमताज महल का बॉक्स। जी, इसमें लिखा है कि मुमताज महल शाहजहां की प्रिय पत्नी थी। 1631 में उनकी मृत्यु हुई और ताजमहल का निर्माण अपनी पत्नी की याद में करवाया गया। और फिर निर्माण काल दिया गया है 1632 से 1653 तक। मतलब मैं तो ये सोची थी कि पूरे 21 साल। हाँ, 21 साल। इमेजिन कीजिए, आज के टाइम में एक छोटा सा घर बनवाने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं, महीनों लग जाते हैं। बिल्कुल। तो उस युग में बिना मशीनों के इतने बड़े स्मारक के लिए कितनी बड़े लेवल पर प्लानिंग करनी पड़ी होगी। बिल्कुल। और इस बॉक्स का सबसे अहम पहलू यह है कि वास्तुकला केवल ईंट और पत्थर नहीं होती। ये भावनाओं का एक भौतिक रूप है। मुमताज महल की 1631 में मृत्यु का जो दुख था, उसी ने इस भव्य इमारत का रूप लिया। ये पूरे नोट्स का सबसे भावुक हिस्सा है। सही कहा। लेकिन इसके बाद ना कहानी में एक बहुत बड़ा और दुखद मोड़ आता है। हमारा अगला सेक्शन है उत्तराधिकार युद्ध, कैद और मृत्यु। जी, जिस सम्राट ने इतना बड़ा साम्राज्य और इतनी इमारतें बनवाई, उसी के घर में सत्ता के लिए खूनी संघर्ष शुरू हो गया। नोट्स में लिखा है कि शाहजहां के पुत्रों दारा शिको, औरंगजेब, शुजा और मुराद के बीच सत्ता के लिए युद्ध हुआ। और ये युद्ध बहुत भयानक था। और रिजल्ट क्या रहा? नोट्स बताते हैं कि अंत में औरंगजेब ने दारा शिको को हराकर सत्ता प्राप्त की। बिल्कुल। और सत्ता मिलते ही औरंगजेब ने जो किया वो नोट्स के अगले पॉइंट में है, कैद जीवन। औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर लिया। और स्थान देखिए, आगरा किला। नोट्स में एक लाइन है जो बहुत चुभती है। लिखा है, वो वहीं से ताजमहल को देखता रहता था। जी, मुसम्मन बुर्ज से। तो इसका कुल मिला के क्या मतलब निकलता है? मतलब ये कितनी बड़ी विडंबना है कि जो आदमी अपनी मर्जी से लाल किला और ताजमहल बनवा सकता था, वो अपने आखिरी दिनों में बस एक कैदी बन गया। ये इतिहास का बहुत बड़ा सबक है। हाँ, वो सिर्फ दूर से अपनी ही बनाई इमारत को देखने के लिए मजबूर था। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो याद कीजिए सेक्शन 1 में हमने क्या डिस्कस किया था कि शाहजहां ने अपने विरोधियों को हराकर सत्ता पाई थी, जहां औरंगजेब विजयी हुआ और दारा शिको हार गया। कर्मा जिसे कहते हैं। और अंत में नोट्स बताते हैं कि शाहजहां की मृत्यु 1666 में आगरा में हुई और उसे ताजमहल में मुमताज महल के पास दफनाया गया। 1666। जी, तो एक तरह से जहां से भावनाएं शुरू हुई थी, वहीं आकर सफर खत्म हुआ। बिल्कुल। तो पूरी जीवन यात्रा को इतने विस्तार से समझने के बाद अब समय है इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ने का। हाँ, नोट्स के लास्ट में एक परीक्षा बूस्टर या क्विक रिवीजन बॉक्स दिया गया है। तो चलिए एक टीचर की तरह इन मेन पॉइंट्स को फटाफट रिवाइज करते हैं ताकि एग्जाम के लिए ये फैक्ट्स एकदम दिमाग में बैठ जाएं। पहला पॉइंट, असली नाम। असली नाम था खुर्रम। शासनकाल, मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग। प्रमुख निर्माण, ताजमहल का निर्माण, ये सबसे प्रमुख है। पतन कैसे हुआ, औरंगजेब ने कैद किया। और अंत में मृत्यु 1666 में मृत्यु हुई। सरा कल्पना कीजिए, दुनिया के सबसे विशाल और अमीर साम्राज्यों में से एक का शासक। हाँ, एकदम अपने चरम पर। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अपार खजाना है, जिसकी सेनाओं की धमक से पूरा उपमहाद्वीप कांपता है, पर यानी वो अपना खाली समय टोपियां सिलने और कुरान की आयतें लिखने में बिताता है ताकि वो अपने निजी खर्च के लिए खुद पैसे कमा सके। सही कहा, ये एक बहुत ही अजीब स्थिति थी। वही तो, एक तरफ पूरी दुनिया को जीतने की महत्वाकांक्षा और दूसरी तरफ फकीरों जैसा बिल्कुल सादा जीवन। यही विरोधाभास ना मुगल साम्राज्य के छठे शासक औरंगजेब की पूरी कहानी का सार है। बिल्कुल, और ये विरोधाभास ही उसे इतिहास का सबसे दिलचस्प किरदार बनाता है। तो आज के इस ब्लैकबोर्ड सत्र में हम इसी शासक और उसके इस विशाल साम्राज्य के विस्तार का गहराई से विश्लेषण करेंगे। ये स्टडी सेशन पूरी तरह से उन छात्रों के लिए डिजाइन किया गया है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि परीक्षाओं में ये टॉपिक बार बार आता है। एकदम, यहाँ ऐतिहासिक तथ्यों को हम एकदम कारण और प्रभाव यानी कॉज एंड इफेक्ट की कसौटी पर परखेंगे, बिना किसी अनावश्यक जानकारी के। और देखिए, इतिहास को रटने के बजाय
अगर उसे इसी कॉज एंड इफेक्ट के नजरिए से समझा जाए ना, तो परीक्षा के हॉल में बैठते ही सही विकल्प अपने आप दिमाग में चमकने लगता है। सही बात है। औरंगजेब का शासनकाल मुगल इतिहास का सबसे पेचीदा दौर था। यानी ये वो समय था जहां साम्राज्य अपने सबसे बड़े भौगोलिक आकार तक पहुंचा और साथ ही साथ उसके पतन के बीच भी बहुत गहराई तक बो दिए गए। यानी विस्तार और पतन दोनों एक साथ चल रहे थे। बिल्कुल। एक अनुभवी शिक्षक के नजरिए से अगर मैं कहूं तो इस कालखंड से हर साल परीक्षाएं सवाल पूछती हैं, क्योंकि ये केवल एक राजा की कहानी नहीं है, बल्कि एक पूरी व्यवस्था के चरम पर पहुंचने और फिर ढह जाने की एक प्रॉपर केस स्टडी है। तो चलिए इस केस स्टडी की शुरुआत हम उसी नाम से करते हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, यानी मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर। हाँ, ये पूरा नाम छात्रों को याद रखना चाहिए। और इनका जन्म 3 नवंबर 1618 को दाहोद में हुआ था और ये मुगल सल्तनत का छठा शासक था। लेकिन एक सवाल है, ये जो उपाधि है ना आलमगीर, ये सिर्फ एक नाम नहीं लगता मुझे। अच्छा। हाँ, मतलब ऐसा लगता है जैसे ये कोई बहुत बड़ा राजनीतिक ऐलान हो। आलमगीर का मतलब ही होता है विश्व विजेता। इतने लंबे नाम और ऐसी उपाधियों का क्या महत्व होता था उस दौर में? देखिए, ये जो नाम है ना आलमगीर, ये ही उस शासक के पूरे राजनीतिक विजन को दर्शाता है। उस दौर में उपाधियां सिर्फ दिखावे के लिए या दरबारी शानो शौकत के लिए नहीं होती थीं। तो किसके लिए होती थी? जब कोई शासक गद्दी पर बैठते ही खुद को आलमगीर घोषित करता है, तो वो अपने राज्य के दुश्मनों को और अपने सरदारों को ये सीधा संदेश दे रहा होता है कि उसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं है। ओह, यानी एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज लेने की कोशिश। एकदम सही। और परीक्षा के लिहाज से उम्मीदवारों को ये क्रम बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, यानी बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और फिर छठे नंबर पर औरंगजेब। हाँ, ये क्रोनोलॉजी तो सीधे आती है। बिल्कुल। बहुविकल्पीय प्रश्नों में ये सीधा पूछा जाता है कि मुगल वंश के क्रम में औरंगजेब का स्थान कौन सा था। साथ ही जन्म का वर्ष 1618 और जन्म स्थान दाहोद, ये भी स्टेट या रेलवे एग्जाम्स में सीधे टकराते हैं। यानी ये वो बुनियादी जानकारी है जो हर सीखने वाले के नोट्स के पहले पन्ने पर हाईलाइट होनी चाहिए। सही कहा। तो ये नाम और जन्म का विवरण तो स्पष्ट हो गया, लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा वो है कि शाही परिवार में जन्म लेने से ही गद्दी नहीं मिल जाती। वही तो सबसे बड़ा संघर्ष था। हाँ, 1657 में जब औरंगजेब के पिता यानी शाहजहां बीमार पड़े, तो सत्ता का वो खूनी संघर्ष शुरू हुआ जिसे इतिहास में उत्तराधिकार का युद्ध या वॉर ऑफ सक्सेशन कहा जाता है, जो कि मुगलों के दौर की एक बहुत बड़ी विशेषता रही है। बिल्कुल। और ये कोई शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण नहीं था। यानी इसे अगर आज के संदर्भ में समझें तो ये बिल्कुल एक मॉडर्न कॉर्पोरेट टेकओवर जैसा था, जहां कोई नियम कानून काम नहीं करते, कोई नैतिकता नहीं होती, सिर्फ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चलता है। जो ताकतवर है वही जिएगा। एकदम सटीक तुलना की आपने। दारा शिको, शुजा और मुराद, इन तीनों भाइयों को रास्ते से हटाकर औरंगजेब 1658 में आखिरकार गद्दी पर बैठा। देखिए, इस उत्तराधिकार के युद्ध की जड़ को समझना छात्रों के लिए बहुत जरूरी है। मुगलों के यहाँ ना प्राइमोजेनिचर यानी केवल बड़े बेटे को ही गद्दी मिलेगी, ऐसा कोई पक्का कानूनी नियम नहीं था। तो फिर क्या व्यवस्था थी? असल में तैमूरी परंपरा के अनुसार साम्राज्य को भाइयों में बांटने का रिवाज था, लेकिन भारत में मुगलों ने इसे तख्त या तख्ता में बदल दिया था, यानी या तो गद्दी मिलेगी या मौत। बड़ा खतरनाक नियम था ये। बिल्कुल। इसलिए 1657 में जैसे ही शाहजहां के बीमार पड़ने की खबर आगरा के किले से बाहर निकली, पूरे साम्राज्य में एक भयानक अफरा तफरी मच गई। हर भाई के पास अपनी सेना थी, अपना प्रभाव क्षेत्र था। और इसमें दारा शिको का नाम सबसे ऊपर आता है ना? हाँ, दारा शिको, जो शाहजहां का सबसे चहेता और मुख्य उत्तराधिकारी माना जाता था, वो स्वभाव से थोड़ा दार्शनिक और सहिष्णु था, जबकि दूसरी तरफ औरंगजेब एक बेहद कठोर रणनीतिकार और अनुभवी सैन्य कमांडर था, जिसने अपना काफी समय युद्ध के मैदानों में बिताया था। दारा शिको का ये नाम सच में बहुत बार चर्चा में आता है। क्या यही वजह है कि परीक्षाओं में दारा शिको पर इतना जोर दिया जाता है? बिल्कुल। परीक्षा में ये दारा शिको का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो औरंगजेब का मुख्य विरोधी था।
ये सिर्फ दो भाइयों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि दो अलग-अलग विचारधाराओं का टकराव था। यानी दार्शनिक बनाम रणनीतिकार। सही पकड़ा। और इस फ्लो चार्ट को छात्र दिमाग में रखें। पहले शाहजहां बीमार पड़ा, फिर भाइयों में युद्ध हुआ और अंत में औरंगजेब जीता। उसने अपनी कूटनीति और सैन्य ताकत का बेजोड़ इस्तेमाल किया। उसने पहले मुराद को अपने साथ मिलाया, शुजा को हराया और फिर दारा शिकोह को शिकस्त देकर 1658 में खुद को सम्राट घोषित कर दिया। एक पूरी प्लानिंग के साथ। हाँ, और इस पूरी क्रूर प्रक्रिया ने औरंगजेब को एक ऐसा शासक बना दिया जिसे उम्र कभी किसी पर भरोसा नहीं रहा। सत्ता हासिल करने की इस जद्दोजहद ने उसे हमेशा के लिए एक शक्की इंसान बना दिया था। और शायद यही अविश्वास और खुद को हर पद साबित करने की जो जिद थी, वही उसकी आगे की नीतियों का आधार बने। क्योंकि देखिए, जब कोई इतनी मुश्किल से खून बहाकर गद्दी हासिल करता है तो वो चुपचाप लाल किले में बैठ नहीं सकता। वही तो, उसे लगातार अपने आप को जस्टिफाई करना होता है। एकदम, उसे अपना रुतबा साबित करना होता है। और इसी रुतबे को साबित करने की भूख साम्राज्य के उस विस्तार की ओर ले गई जिसे दक्कन अभियान कहा जाता है। दक्षिण भारत में बीजापुर और गोलकोंडा की रियासतों को जीत लिया गया। ये वो समय था जब मुगल साम्राज्य अपने सबसे बड़े भौगोलिक आकार तक पहुंचा। जी, सबसे बड़ा विस्तार। लेकिन ये विस्तार बिल्कुल एक रबर बैंड की तरह साबित हुआ। इस एनालॉजी को समझिए। जब आप किसी रबर बैंड को बहुत ज्यादा खींचते हैं ना, तो वो आकार में सबसे बड़ा तो हो जाता है, पर बीच से पतला और कमजोर हो जाता है। बिल्कुल, वो आकार में बड़ा होता है, लेकिन उसी समय वो बीच से सबसे कमजोर और टूटने की कगार पर पहुंच जाता है। यही मुगल साम्राज्य के साथ हुआ। ये रबर बैंड वाला रूपक ना उस दौर को समझने के लिए सबसे सटीक उदाहरण है। दक्कन अभियान सैन्य दृष्टि से एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। बीजापुर और गोलकुंडा की रियासतें बहुत अमीर थीं और उन्हें जीतना मुगलों की ताकत का चरम बिंदु था, जो परीक्षाओं में बार बार पूछा भी जाता है। एकदम। परीक्षाओं में ये तथ्य अक्सर आता है कि किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य का भौगोलिक विस्तार सबसे अधिक था। इसका उत्तर स्पष्ट रूप से औरंगजेब है। लेकिन इतिहास के छात्रों को इसके प्रभाव पर भी ध्यान देना होगा, वही कॉज एंड इफेक्ट। हाँ, कि इस विस्तार का असर क्या हुआ। वही रबर बैंड इतना खिंच गया था कि दरारें पड़नी स्वाभाविक थी। सोचिए, जब एक विशाल सेना राजधानी दिल्ली से हजारों मील दूर दक्षिण के पहाड़ों में लड़ रही होती है, तो उसे रसद, भोजन और हथियारों की आपूर्ति करना एक बड़ा लॉजिस्टिकल नाइटमेयर बन जाता है। इस अति विस्तार ने साम्राज्य की नींव को हिला कर रख दिया। और इसी डेक्कन के अभियान में एक ऐसी मजबूत दीवार सामने खड़ी हो गई जिसे मुगल कभी पार नहीं कर पाए, और वो दीवार थी मराठा साम्राज्य, जो एक बहुत लंबा संघर्ष बन गया। हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज और बाद में उनके पुत्र संभाजी के साथ जो संघर्ष शुरू हुआ, वो एक कभी न खत्म होने वाला युद्ध बन गया। मुगलों की विशाल सेनाएं दक्षिण के पहाड़ों में ऐसे उलझ गई जैसे किसी चक्रव्यूह में फंस गई हों। मराठाओं के साथ ये संघर्ष मुगलों के लिए एक खुला और नसूर बन चुका घाव था। मराठाओं की युद्ध नीति, जिसे गनीमी कवा या छापामार युद्ध कहा जाता है, उसने मुगलों की भारी भरकम और धीमी सेना को पूरी तरह थका कर रख दिया। ये छापामार युद्ध सच में बहुत प्रभावी था उस भौगोलिक स्थिति में। बिल्कुल। मुगल सेना जब तक अपने भारी तोपखाने लेकर पहाड़ों में पहुंचती, मराठा सैनिक तेज गति से हमला करके गायब हो जाते। इस लंबे युद्ध ने मुगलों का बेशकीमती खजाना, उनकी सर्वश्रेष्ठ सेना की ऊर्जा और खुद शासक का उम्र पूरा ध्यान सोख लिया। यानी जिस धन के लिए वहां गए थे, वही लुटाने लगे। सही कहा। जिस दक्कन की बेहिसाब दौलत के लिए औरंगजेब ने दक्षिण का रुख किया था, उसी दक्कन की युद्धों ने मुगलों को आर्थिक रूप से निचोड़कर खोखला कर दिया। देखिए, ये एक बहुत ही अजीब और विरोधाभासी स्थिति है। यानी एक तरफ साम्राज्य अपने भौगोलिक विस्तार के चरम पर है, उसका नक्शा सबसे बड़ा दिख रहा है, हाँ? और दूसरी तरफ वो अंदर से पूरी तरह खोखला हो रहा है, खजाना खाली हो रहा है। ये साम्राज्य के पतन की तरफ एक बड़ा इशारा था। बिल्कुल। अब ऐसे विशाल, तनावपूर्ण और खिंचे हुए साम्राज्य को चलाने के लिए कोई साधारण या लचीली नीति तो काम नहीं आ सकती ना। प्रशासन को बहुत ही सख्त होना पड़ेगा। और यहीं पर प्रशासन और नीतियों का वो दौर शुरू होता है जो इतिहास में बहुत चर्चित है, जिसे हम 3 हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। हाँ,
अगर हम धार्मिक नीति की बात करें तो औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुस्लिम था। उसने गैर मुस्लिमों पर जिजिया कर फिर से लागू कर दिया और कुछ मंदिरों को तोड़ने के भी स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। लेकिन यहाँ रुककर ध्यान देने वाली बात यह है कि इन कदमों के पीछे केवल धर्म नहीं था। सही कहा, इसके पीछे बहुत गहरे राजनीतिक कारण भी जुड़े हुए थे। वही तो, जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो उसको कॉज एंड इफेक्ट से ही देखना चाहिए। जैसे जिजिया की बात करें, जिजिया एक प्रकार का कर था जिसे अकबर ने अपने शासनकाल में हटा दिया था, लेकिन औरंगजेब ने इसे वापस लागू कर दिया। और परीक्षा में इस पर सीधे सवाल बनते हैं। एकदम। और जहां तक मंदिरों को तोड़े जाने की बात है, उस दौर में बड़े धार्मिक स्थल सिर्फ पूजा के केंद्र नहीं होते थे, वो सत्ता, संपत्ति और कई बार स्थानीय विद्रोह के केंद्र भी बन जाते थे। यानी उनका एक पॉलिटिकल पावर होता था। बिल्कुल। जब कोई शासक राजनीतिक तौर पे असुरक्षित महसूस करता है या उसे लगता है कि किसी विशिष्ट क्षेत्र से बगावत हो रही है, तो वो ऐसे शक्ति के प्रतीकों को निशाना बनाता है। परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को उन तथ्यों को बिना किसी पक्षपात या भावनात्मक चश्मे के केवल ऐतिहासिक घटनाओं और नीतियों के रूप में दर्ज करना चाहिए। अमान्य प्रश्न है जिसे कभी गलत नहीं करना है। और इसी कड़ी में अगर हम कानून और व्यवस्था की बात करें तो इसे बनाए रखने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया, फतवाए आलमगीरी की रचना। एक बड़ा विरोधाभास देखिए, एक तरफ इतने मोर्चों पर युद्ध चल रहे थे, खजाना खाली हो रहा था, और दूसरी तरफ इस्लामी कानून की एक इतनी विशाल संहिता तैयार करवाई जा रही थी। ये प्रशासन को स्ट्रिक्ट रखने का एक तरीका था। बिल्कुल। और इसके साथ ही दरबार में संगीत और नृत्य जैसे कला के रूपों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। दरबार से कला का ये पतन और दूसरी तरफ कानून का ये सख्त रूप, ये सीधा दिखाता है कि औरंगजेब का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ नियंत्रण पर था। यानी उसे मनोरंजन नहीं, अनुशासन चाहिए था। सही विश्लेषण है ये। फतवाए आलमगीरी का संकलन एक बहुत बड़ा प्रशासनिक कदम था। इसे इस तरह समझिए, जब साम्राज्य इतना विशाल हो जाए कि वो काबुल से लेकर दक्षिण भारत तक फैला हो, तो अलग अलग क्षेत्रों के काजी या जज अपने अपने हिसाब से फैसले देने लगते हैं, जिससे कंफ्यूजन बढ़ जाता होगा। वही तो। पूरे प्रशासन और न्याय व्यवस्था में एक रूपता लाने के लिए, यानी कि यूनिफॉर्मिटी के लिए, एक स्टैंडर्ड कानून की जरूरत थी, और फतवाए आलमगीरी ने ठीक वही काम किया। छात्रों को ये नाम सीधे रट लेना चाहिए, क्योंकि ये कानून संहिता मुगल काल की प्रशासनिक शक्ति का एक बड़ा स्तंभ थी। और जो संगीत पर रोक लगाई गई, उसको कैसे देखें? रूप से जीता था। सोचिए, जब साम्राज्य लगातार आर्थिक संकट और युद्ध की स्थिति में हो, तो राजकोष का पैसा कला, संगीत या भव्य इमारतों पर खर्च करना उसकी नजरों में फिजूल खर्ची थी। यानी रिसोर्सेज का स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट। एकदम। कला के विकास को रोककर पूरा का पूरा पैसा और ध्यान सेना और प्रशासन को सख्त बनाए रखने में लगा दिया गया। सेना मजबूत रखी गई, कानून सख्त बनाया गया, लेकिन फिर भी साम्राज्य के पतन को रोका नहीं जा सका। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो दक्कन अभियान साम्राज्य के विस्तार का कारण बना, वही अंततः उसके पतन की जड़ भी बन गया? ये सवाल परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण है। दक्कन का जो लंबा युद्ध था ना, उसने खजाने को इस कदर खाली कर दिया कि एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो गया। और ये एक साधारण सा नियम है, जब खजाना खाली होता है तो किसानों पर कर यानी टैक्स का बोझ बढ़ता है। बिल्कुल। और शासक सालों साल अपनी उत्तर भारत की मुख्य राजधानी से दूर दक्षिण में बैठा हो तो बगावत होना तो तय है ना। जाट, सिख और राजपूतों ने उत्तर भारत में जो विद्रोह किए, वो इसी व्यवस्था के चरमराने का परिणाम थे। बिल्कुल। और यहीं पर वो चेन रिएक्शन नजर आता है, जिसे समझना प्रतियोगी परीक्षा के हर छात्र के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, लॉजिक बहुत सीधा है, इसको स्टेप बाय स्टेप समझिए। उत्तर भारत की उपजाऊ जमीन मुगलों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी, वहीं से सबसे ज्यादा राजस्व आता था, यानी मेन सोर्स ऑफ इनकम वही था। सही। लेकिन शासक अपनी पूरी सैन्य ताकत और ध्यान के साथ दक्षिण में उलझा हुआ था। राजधानी में सम्राट की लंबे समय तक गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर अस्थानीय जमींदारों और सरदारों ने टैक्स देना बंद कर दिया। और इस गैप को भरने के लिए उन्होंने क्या किया? वहीं तो गलती हुई। दक्कन के युद्धों का खर्च निकालने के लिए किसानों पर टैक्स बढ़ाया गया। जब आम जनता और किसानों पर बोझ हद से ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो वो हथियार उठा लेते हैं। जाटों का विद्रोह हो, सिखों का लंबा संघर्ष हो या उम्रा राजपूतों की बगावत, ये सब उसी खाली खजाने और अनुपस्थित शासक का सीधा परिणाम थे। यानी ये सब आपस में इंटरलिंक्ड था। बिल्कुल। अगर परीक्षा में मुगलों के पतन के कारण पूछे जाएं, तो ये तीनों बिंदु एक साथ एक ही धागे में पिरोए हुए हैं।
पहला, लगातार दक्कन युद्ध। दूसरा, उससे पैदा हुआ भारी आर्थिक संकट। और तीसरा, उत्तर भारत में नियंत्रण होने से भड़के प्रांतीय विद्रोह। यानी जो साम्राज्य विस्तार की भूख थी, वही भूख अंततः इस पूरे साम्राज्य को निगल गई। इस पूरी महाकाव्य जैसी कहानी का अंत 1707 में अहमदनगर में हुआ। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसे दफनाया गया, लेकिन एक बहुत ही साधारण सी कब्र में, जो एकदम खुली मिट्टी में बनी है। एक झलक में जब इस तथ्य पर गौर किया जाता है तो दिमाग में तुरंत आगरा का वो सफेद चमकता हुआ ताजमहल याद आता है, जो औरंगजेब के पिता शाहजहां ने बनवाया था। जिसे दुनिया उसकी भव्यता के लिए जानती है। एकदम, एक तरफ वास्तुकला और भव्यता का वो शिखर, और दूसरी तरफ उसी के सबसे ताकतवर बेटे की मिट्टी की कच्ची कब्र। ये सिर्फ दो इमारतों का अंतर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। बिल्कुल, और ये अंतर दो पूरी तरह से अलग विचारधाराओं का है। ये जो कच्ची मिट्टी की साधारण कब्र है ना, ये उस विरोधाभास का अंतिम और सबसे बड़ा प्रतीक है, जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में की थी।